हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर आज जो हमारी सीरीज शुरू होने जा रही है वो यूजीसी नेट की जो यूनिट 2 है। आप जानते हैं जो यूनिट 2 है वो काफ़ी लंबी यूनिट है, उसमें सारा इतिहास आ जाता है हिंदी साहित्य का। तो हम इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे आपके पेपर तक। और ऐसा नहीं है कि केवल यूजीसी नेट में ही पूछा जाता है, बल्कि टीजीटी, पीजीटी, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये सेम इसमें चीजें दी गई हैं। और आप जानते हैं हिंदी साहित्य अगर कहीं भी आप हिंदी का एग्जाम देंगे तो उसमें हिंदी ये साहित्य पूछा ही जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट हम एमसीक्यू फॉर्म में सारा रिवीजन करेंगे। और आई होप आपको ये जो क्लासेस मेरी जो मैं चलाने जा रही हूँ ये आपको पसंद आएंगी। और आपको प्लीज बस एक ही काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और आप खुद देख करके ये बता देंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से, हम पूरा क्वेश्चन की पूरी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। भले ही मैं क्वेश्चन कम लेकर के आऊंगी, लेकिन उन कम में ही हम एक कहते हैं ना गागर में सागर, मतलब एक क्वेश्चन में ही हम कई क्वेश्चन समझ लेंगे। तो आप मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। ये मैं पहले ही बोल देती हूँ ताकि मुझे बार बार ना बोलना पड़े और आपसे बाद में मतलब टाइम वेस्ट भी ना हो बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल एकदम अच्छे से समझेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? ये हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ लिखे गए हैं, हमारी सबसे पहली क्लास आज इसी की है। जो शिव सिंह सरोज है इसमें ये एक इतिहास ग्रंथ है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। तो इसका प्रकाशन वर्ष आपको पता करना है, 1862, 1870, 1883 या फिर 1888 में। तो इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1883 ईस्वी। कौन सा है? 1883 ईस्वी में इसका क्या है? 1 सेकेंड, अरे भाई वापस कहाँ जा रहे हो? बस 1 मिनट रुक जाइए आप। शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1883 ईस्वी। ये 1883 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। अगर हम इनकी बात करें, ये पूछा जा सकता है, तो ये राजस्थान के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? शिव सिंह सरोज, सॉरी शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। ये किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, नाम एक जैसा है ना। तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। ठीक है, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1883 में इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में लिखा गया ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ इसको माना जाता है। इससे पहले 2-3 ग्रंथ और लिखे गए थे, लेकिन वो हिंदी भाषा में नहीं लिखे गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ माना गया है, जो कि 1883 में प्रकाशित हुआ था। और ये किस पद्धति में लिखा गया है? तो वर्णा अनुक्रम पद्धति में लिखा गया था। ठीक है, वर्णा अनुक्रम पद्धति में लिखा गया था। वर्णा अनुक्रम का मतलब आप समझते होंगे, जो वर्ण होते हैं, वर्ण आप समझते हैं, जो वर्णमाला है यानी कि क, ख, ग, घ, इस टाइप से होते हैं। और जिनका नाम मान लीजिए इनमें आ गया, जिनका नाम पहले क से शुरू हो रहा है उसको पहले रख दिया, जिसका नाम ख से शुरू हो रहा है उसको बाद में रख दिया। इस टाइप से ये वर्णानुक्रम पद्धति चलती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल सीधा सीधा क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, आपसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नए पैटर्न के। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। गारसा दत्त तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? गारसा दत्त तासी फ्रेंच के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? ये फ्रेंच के रहने वाले थे, मतलब फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रेंच ये क्या है? फ्रेंच तो भाषा का नाम है, बल्कि फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, लेकिन ये अगर बात करें इन्होंने ये फ्रेंच भाषा के जानकार थे। किस भाषा के? फ्रेंच भाषा के जानकार थे ये, फ्रांसीसी जिसको बोलते हैं। और इन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य का प्रथम फर्स्ट ग्रंथ इन्होंने ही लिखा था। और किस नाम से लिखा था? इनका जो ग्रंथ का नाम है वो भी आपको याद होना चाहिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। इस्तवार द, अरे क्या हो जाता है,
देख लेते हैं एक बार। इस्तवार द लिटरेट्यूर, इस्तवार द लिटरेट्यूर एंदोई एंदोई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी नहीं है, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदोई हिंदुस्तानी, ठीक है, इसके बीच में ला और आता है यहाँ पर। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी, ठीक है। ये जो ग्रंथ है ये इनके ग्रंथ का नाम है, बड़ा लंबा चौड़ा ग्रंथ है, इन्होंने मतलब लिखा था। और इसमें किस भाषा में लिखा था, तो ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा था, ये भी याद रखना है। ये हिंदुस्तानी साहित्य का ग्रंथ तो है, हिंदुस्तानी जो भाषाएं थी उनके बारे में लिखा गया है, लेकिन ये हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया था। और इसकी अगर हम बात करें तो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था, ये भी ध्यान रख लेना, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था, वो मैंने अभी आपको समझा दिया है, ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति में। और इस ग्रंथ में अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रथम कवि किसको माना था, इन्होंने जो फर्स्ट कवि है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट कवि किसको माना था, तो इन्होंने अंगद को माना था। किसको माना था, अंगद को माना था, ठीक है। अंगद को बताया गया है इन्होंने, इनके द्वारा गारसा दत्तासी के द्वारा जो फर्स्ट कवि है वो किसको माना गया था, तो ये अंगद को बताया है इन्होंने, ठीक है। और इसमें कितने कवियों का इन्होंने उल्लेख किया था, 738 कवियों का उल्लेख किया था, 738 कवियों का उल्लेख किया था, जिसमें से केवल 72 कवि इन्होंने हिंदी के बताए थे और बाकी सारे के सारे इन्होंने उर्दू के बताए थे। ये उर्दू के पक्षपात में मतलब ज्यादा रहते थे, उर्दू में और हिंदी में पक्षपात करते थे, उर्दू का ज्यादा फेवर करते थे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जो गारसा दत्तासी थे वो उर्दू का ज्यादा फेवर करते थे, उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था उसमें भी 738 कवियों में से केवल 72 कवि ही हिंदी के बताए थे, बाकी सारे के सारे उर्दू के इन्होंने लिखे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनसे याद रख लेना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मिस्र बंधुओं में कौन नहीं आते हैं, इनमें से कौन से मिस्र बंधुओं, देखो यहाँ पर आ रहा है मिस्र बंधुओं, मिस्र बंधुओं का मतलब है यहाँ पर 2-3 भाई थे, है ना, बंधु थे, बंधु का मतलब भाई होता है, भाई थे जो उन्होंने मिलकर के ग्रंथ लिखा था, मिस्र बंधु विनोद, ठीक है। इनका ग्रंथ का क्या नाम है, तो मिस्र बंधु विनोद के नाम से लिखा था। और इसमें कौन से इसमें नहीं आते हैं, सुखदेव बिहारी बोस, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये इनका नाम भी मिस्री है, सुखदेव बिहारी मिश्र, इनका बोस भी बोलते हैं, इसे मिश्र हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो बताएं यहाँ पर मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम नहीं आता है, तो कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक है। सुखदेव, श्याम और गणेश, सुखदेव, श्याम और गणेश ये तीनों के नाम आते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं आता, ध्यान रख लेना, मिस्र बंधुओं में कृष्ण का नाम नहीं आता है। चलते हैं हम आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। ये दो क्वेश्चन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों के हैं और यहाँ पर ये पूछे गए थे पहले, तो मैंने इनको यहाँ पर रख लिया। वैसे इससे आगे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना वो सारे बिल्कुल मैंने मतलब खुद से बनाए हैं, प्रीवियस में तो पूछे ही जाते रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं बिल्कुल आप देख लेना एक बार अच्छे से, वीडियो आप देखो पूरी देखा करो, इससे क्या है आपको ही फायदा होगा, क्योंकि सिर्फ आपको टिक लगाने से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में ही किसी भी पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जो बोल रहा है टीचर उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं ना, बोलने वाली और लिखने वाली चीजें अलग और भी मैटर करती हैं, बाकी टिक लगाने में तो फिर वो चीज नहीं रह जाती, वो आनंद भी नहीं आता और सारी चीजें फिर आपको समझ में भी नहीं आती। तो देखते हैं यहाँ पर द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए इतिहास की व्याख्या, ऐसा किसका मानना है, तीन, हीगल, विको या वोल्टेयर, ये सारे के सारे पाश्चात्य विद्वान हैं। तो ऐसा किसने माना था, हीगल ने, ठीक है। इनके बारे में तो क्या ही समझाऊं, बस ये हीगल है जिन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर इतिहास की व्याख्या करने के लिए बोला है। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से, हिस्ट्रियोग्राफी से मूलतः संबंधित विचारक कौन सा है। तो इतिहास दर्शन से संबंधित विचारक पूछ रहा है आपसे, वोल्टेयर, हेरोडोटस, विको या कांट, कौन से विद्वान है जो कि इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित है।
तो यहाँ पर किसका नाम आता है? वोल्टेयर का नाम आता है। किसका नाम आता है? वोल्टेयर का नाम आता है, जो कि इतिहास दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? मतलब विलक्षण बात यह है कि आधुनिक जो गद्य साहित्य है उसकी परंपरा का परिवर्तन किससे हुआ है? नाटक से हुआ है। तो नाटक से हुआ किसने माना है? बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रामचंद्र शुक्ल। कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक गद्य साहित्य आप समझते ही हैं, गद्य साहित्य का जो प्रारंभ है वो आधुनिक काल से माना जाता है, और आधुनिक यानी कि भारतेंदु काल से। और भारतेंदु जी आप जानते हैं सबसे पहले उन्होंने नाटक ही लिखी थी। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम आपको पता होना चाहिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा था, और ये 1888 में इनका जो ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ था। (1888) में इनका जो ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ था, और किसमें हुआ था? द एशियाटिक सोसाइटी में, ये जो पत्रिका उस टाइम चलती थी उसमें ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो किसके द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया है? इसका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, किशोरी लाल गुप्त, महेश दत्त शुक्ल या फिर नामवर सिंह। तो बताएं यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर इतिहास ग्रंथ, इसका हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने गारसा द तासी का जो ग्रंथ था, ठीक है, गारसा द तासी के ग्रंथ का क्या किया था? हिंदी अनुवाद किया था। गारसा द तासी के ग्रंथ का किया था इसने तो। और किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था, ये इसका राइट ऑप्शन है, किशोरी लाल गुप्त ने किया था। और किस शीर्षक से किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। किशोरी लाल गुप्त जी ने हिंदी अनुवाद किया था प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास। किस नाम से किया था? प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। तो प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास के शीर्षक से हिंदी अनुवाद किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन का किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। और इसका अगर हम प्रकाशन वर्ष बताएं तो ये 1957 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और इनका जो प्रकाशित हुआ था ना, द हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था इन्होंने। किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने किया था। और ये कब किया था? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। तो आगे आपको समझ में, ये 1957 में था। महेश दत्त शुक्ल, यहाँ पर एक नाम दे रखा है भाई, महेश दत्त शुक्ल। ये भी हिंदी साहित्य इन्होंने भी लिखा था, लेकिन ब्रज भाषा में लिखा था। किस में लिखा था? ब्रज भाषा में लिखा था। ब्रज भाषा में लिखा था। और किस नाम से लिखा था? भाषा काव्य संग्रह के नाम से लिखा था 1873 में। आगे नाम आता है यहाँ पर नामवर सिंह का। तो नामवर सिंह का तो हम आगे देख लेंगे। अभी चलते हैं आगे। हिंदी में साहित्येतर लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? हिंदी में साहित्येतर लेखन की सर्वाधिक लोग जो साहित्य इतिहास लिखे गए हैं उनकी सबसे लोकप्रिय पद्धति कौन सी मानी जाती? क्या वर्णानुक्रम है, विधेयवादी, वैज्ञानिक या फिर कालानुक्रमी? तो कालानुक्रमी में तो क्या होता है कि काल के अनुसार जिनका जन्म पहले हुआ है उनको पहले ले लिया, जिन्होंने पहले लिखे हैं ग्रंथ उनको पहले ले लिया, ऐसे करके। वर्णानुक्रम में जिनका नाम का अक्षर पहले आता है। लेकिन विधेयवादी पद्धति जो कि किसने अपनाई थी? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाई थी। रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है आज तक, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति अपनाई थी। उसको आप पढ़ के कभी देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, विधेयवादी पद्धति अपनाई थी और यही सबसे लोकप्रिय पद्धति भी है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय पद्धति है, ये ध्यान रख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में कवियों का परिचयात्मक विवरण किस ग्रंथ से लिया है? तो बताएं यहाँ पर आंसर क्या होगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें किस इतिहास ग्रंथ से, उनसे पहले भी कई ग्रंथ लिखे जा चुके थे, तो उन्होंने कवियों का परिचयात्मक विवरण, उनका परिचय, कवियों का परिचयात्मक जो विवरण लिया था वो किस ग्रंथ से लिया था? इन्होंने खुद जितने भी यहाँ पर ग्रंथ दे रखे ना, इन सब से उन्होंने कुछ ना कुछ सामग्री कलेक्ट की है और अपने ग्रंथ में उसको रखा है, ठीक है। लेकिन कवियों का परिचयात्मक विवरण आपसे पूछ रहा है तो हिंदी कोविद रत्नमाला, ब्रज माधुरी सार, मिश्र बंधु विनोद या फिर कविता कौमुदी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद से इन्होंने कवियों का परिचयात्मक विवरण लिया और ये खुद रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है अपने ग्रंथ में, ये भी ध्यान रख लेना। हिंदी कोविद रत्नमाला की अगर बात करें तो ये किसका ग्रंथ है? ये बाबू श्याम सुंदर दास का। किसका है? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास का ये ग्रंथ है। और ब्रज माधुरी सार की बात करें तो वियोगी हरि का ग्रंथ है। किसका है? वियोगी हरि का ग्रंथ है। कविता कौमुदी ये राम नरेश त्रिपाठी जी का ग्रंथ है, राम नरेश त्रिपाठी जी। और मिश्र बंधु विनोद को तो आप जानते ही हैं, ये इसके 2 भागों में ही प्रकाशित हुआ था। एक 1913 में इसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे और 1934 में इसका 4था भाग प्रकाशित हुआ था। ये मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है। तो आगे आपको इतना समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामचंद्र शुक्ल के बारे में ये कथन किसका है? इतिहास से उन्होंने जुटाया बल्कि जगाया नहीं, है ना। इतिहास से उन्होंने जुटाया बल्कि जगाया नहीं, ऐसा किसने बोला है? डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस आलोचक का कथन है ये? तो ये जैनेन्द्र कुमार ने बोला है। किसने बोला है? जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास से जुटाया है ना। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने उनसे पहले जो ग्रंथ लिखे गए थे उनसे उन्होंने कुछ ना कुछ सामग्री प्राप्त की है, तो इसी के बेस पर जैनेन्द्र कुमार ने ये वाला कथन कहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बार मैं आपको बस 1 सेकंड के लिए याद दिला देती हूँ, प्लीज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए खुद बना रही हूँ अपने नोट्स से, है ना। और अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए हो तो आप बता देना, टेलीग्राम वगैरह पे मैं डाल दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यूट्यूब के कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां आप जा करके उसको फॉलो कर लेना। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो इतिहास ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये ग्रंथ किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। यहाँ पर जितने भी नाम दे रखे हैं ना, इन सब ने कहीं ना कहीं इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध ने लिखा है क्या है? राम कुमार वर्मा, कृष्ण शंकर शुक्ल या फिर सूर्यकांत शास्त्री। तो बताएं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अगर आप जानते हैं, आपको पता है तो आप बताएं। आधुनिक हिंदी साहित्य, ये जो साहित्य ये चीज है ना, इनकी साहित्यों के जो नाम है ग्रंथों के, इनको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एक एक नाम में ही क्या होता है, मतलब एक अक्षर अलग होने से ही पूरा जो लेखक है उसका नाम तो बदल ही जाता है और हम उसी पे अटके रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं तो इनको अच्छे से पढ़ा करो। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, किसने लिखा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो मैं बता देती हूँ आपको, ये है कृष्ण शंकर शुक्ल जी, कृष्ण शंकर शुक्ल जी। अब जो ये तीनों नाम दे रखे हैं इनको भी हम पढ़ लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था 1934 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1934 में। और इसका नाम क्या था? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। यहाँ पे लिख देती हूँ, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। ये अलग से जो चीजें मैं लिख रही हूं, अगर आप नोट्स बनाते हैं ना तो इनको जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं वही सारे तो नहीं पूछे जाएंगे, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के द्वारा। राम कुमार वर्मा की अगर बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। कौन सा लिखा था? आलोचनात्मक इतिहास।
आलोचनात्मक इतिहास नाम से इन्होंने लिखा था, मतलब हिंदी साहित्य आगे लगा लेना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और ये 1938 ईस्वी में लिखा था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और सूर्यकांत शास्त्री की अगर यहाँ पर बात करें तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक, अगर ये नाम आपको क्या है कि ये कीवर्ड याद रखने अच्छे से, विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा था, तो ये लिखा था सूर्यकांत शास्त्री जी ने। आई होप आपको मतलब समझ में आ गए होंगे, बस कोशिश मैं आपको समझाने की कर रही हूँ, केवल पढ़ना ही मायने नहीं रखता, पढ़ करके उसको याद रखना सबसे ज्यादा मैटर करता है, और वही पेपर में आप कर पाते हो फिर, जो आपको याद रहता है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, देखो एक ही शब्द बदला है यहाँ पर बस, हिंदी साहित्य का नया इतिहास नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, है ना। ये इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इस टाइप से आते हैं हमारे सामने। तो किसके द्वारा लिखा गया है? नया इतिहास, नया इतिहास बताना है आपको। बताएं इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम खेलावन पांडे, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका आंसर कौन सा है? नया इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। राम खेलावन पांडे जी के द्वारा लिखा गया। राम खेलावन पांडे, राम खेलावन जी ने खेल खेल में ही क्या लिख दिया? नया इतिहास लिख डाला, ठीक है। और गणपति जी की बात करें तो इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, वैज्ञानिक इतिहास। और ये कब लिखा था? इसका हम डेट भी याद कर लेते हैं, 1965 ईस्वी। 1965-66 दोनों ही पूछे जाते हैं इसके, मतलब दोनों ही आते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, अगर डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की बात करें तो इनका एक ग्रंथ का नाम आता है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। किसका विकास? संवेदना, ठीक है, संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और इसके बाद में, और ये कब प्रकाशित हुआ था ये भी आप डेट भी इनकी याद रखने, मतलब ईयर सन याद रखना है। और डॉक्टर नामवर सिंह, यहाँ पर नाम किसका आता है? डॉक्टर नामवर सिंह का आता है। तो नामवर सिंह की अगर हम बात करें तो इनका ग्रंथ का क्या नाम है? आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। और ये कब लिखा था? 1957 ईस्वी में, ठीक है। देखो मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है ना वो यही है कि आप सारे समझ के चलें। फिर भी आप बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, प्लीज जरूर बताना। ये फर्स्ट क्लास है हमारी हिंदी साहित्य की, और मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप मुझे ये जरूर सजेशन दें या फिर आप फीडबैक जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। कहीं मैं वैसे ही मेहनत करती जाऊं और आपको कोई फर्क ही ना पड़े, किसी के लिए कोई फायदा ही नहीं हो। फायदा तो जरूर होगा अगर आप पढ़ेंगे तो। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक इतिहास ग्रंथ किसका है? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के नाम से ग्रंथ किसने लिखा है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर गुलाब राय, या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। देखो इतने सारे क्वेश्चन में अगर मैं बनाती, मतलब 40-50 क्वेश्चन बन जाते, और उसमें हर किसी का मैं क्या करती, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ इतने सारे क्वेश्चन बनाकर उन पर टिक करते हम चले जाते, है ना। एक तो ये होता है तरीका, और एक ये है कि मैंने कुछ क्वेश्चन की जो संख्या है वो तो कम रखी है, लेकिन एक एक क्वेश्चन में हम 4-4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना, वो याद रख लेना। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक इतिहास ग्रंथ किसका है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, नलिन विलोचन शर्मा, या फिर इसका जो आंसर है ना वो है भाई नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ठीक है, ध्यान रखना। 20वीं शताब्दी किसने लिखा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। और हम जो यहाँ पर नाम दे रखे हैं इनको भी एक बार देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, मेन वर्ड लिख रही हूं मैं यहाँ पे। हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शंभुनाथ सिंह जी के द्वारा, ठीक है। और नलिन विलोचन शर्मा ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इतिहास दर्शन, दर्शन कौन करता है? जिसके नेत्र होते हैं, नेत्रों को क्या बोलते हैं? नलिन बोलते हैं,
मतलब लोचन बोलते हैं, लोचन मीन्स नेत्र होते हैं ना। डॉक्टर गुलाब राय की यहाँ पर बात करें तो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, सुबोध इतिहास, ठीक है। सुबोध, देखो सुबोध, सुबोध का मतलब ही ऐसा लग रहा है ना, बड़ा एकदम रस भरा सा है ना, सुबोध। और ये क्या होता है, जो गुलाब होते हैं ना वो बड़े अच्छे होते हैं, बिल्कुल एकदम मुलायम मुलायम है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। निम्न कथन किस साहित्यकार का है? तो बताएं यहाँ पर ये किसने बोला है कि मैं, जो उन्होंने अपना साहित्य ग्रंथ लिखा है उसके बारे में बोला है कि मेरा जो उद्देश्य था वो एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, और उन्होंने सच में ही किया भी, उन्होंने किया भी, है ना। तो ये कौन है इनमें से? रामचंद्र शुक्ल जी। ऐसा कौन बोलते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है कवि कीर्तन करना उनका उद्देश्य नहीं था, और बिल्कुल सच में हुआ भी ऐसा ही। काफी कुछ उसमें जानकारी मिलती है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, अगर थोड़ा बहुत भी आपने साहित्य पढ़ा होगा ना तो 100% मैं बता रही हूँ आप इसका क्वेश्चन गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक और फेमस क्वेश्चन है जो आता है, लेकिन वो क्वेश्चन ये नहीं है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उद्भव नाम देखकर आपके दिमाग में क्लिक किया होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ नहीं है। यहाँ पर दे रखा है भाषा। क्या दे रखा है? भाषा। हिंदी भाषा दे रखा है, भाषा का उद्भव और विकास। अब बताइए ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो नहीं है, इन्होंने तो लिखा था हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, बस ये एक वर्ड ही होते हैं ना जो बिल्कुल आपको इधर से उधर कर देते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उद्भव और विकास, ये इन्होंने लिखा था। इन्होंने साहित्य का लिखा था, भाषा का नहीं लिखा, ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो है उदय नारायण तिवारी। कौन है? उदय नारायण तिवारी ने लिखा था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और इसके अलावा अगर डॉक्टर शिव कुमार मिश्र और डॉक्टर भागीरथ मिश्र, इन दो का नाम आता है, इन दो को भी देख लेते हैं। भागीरथ मिश्र ने एक हिंदी काव्य शास्त्र का विकास इतिहास लिखा था। हिंदी काव्य शास्त्र, देखो हिंदी काव्य शास्त्र का विकास, इस प्रकार की ऑथेंटिक बुक से मैंने कुछ क्लासेस ली हैं। ज्यादा उनको बच्चे पसंद, मतलब मुझे नहीं लगता ज्यादा बच्चे देख रहे थे, क्योंकि इतिहास काव्य शास्त्र थोड़ा सा भी क्या होता है, डिफरेंट सा होता है, मतलब ये रोचक नहीं लगता पढ़ने में, इसलिए बच्चे कम पसंद करते हैं उसको देखना। तो मैंने उसकी 6 क्लासेस हैं जो डाली हैं अभी, और बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट में मैंने निशा अग्रवाल की बुक है, तारकनाथ बाली की बुक है, तो इस टाइप की बुक से ही मैंने अपने नोट्स बनाए थे, वही मैंने डाले हैं, मतलब क्लासेस डाली हैं उन्हीं नोट से। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, आपके लिए जो भी वहां से यूजफुल चीजें हो सकती हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट पेपर भी मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ, ठीक है। अभी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, कुछ दिन 1 महीने तक हम लगातार थ्योरी क्लासेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम रिविजन करेंगे, ओनली रिविजन, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। मुझे आपके एक शेयर की आवश्यकता है, जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ना उतना ही ज्यादा मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए 3-4 क्लास कट्टी बनाने का, है ना। तो चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।